Hello, my name is Vaibhav Tiwade. I am from Triple IT City City. I scored 39,000 rank in JEE मेंस. तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 12 एटम्स का. सो लेट्स स्टार्ट. तो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन वगैरह की. एटम्स क्या है, कैसे है, उनका थ्योरी किस किसने दिया. तो हमको पता चला कि दो लोगों ने अभी तक थ्योरी दिया था, जे थॉमसन. तो उनका पहले रिजेक्ट कर दिया गया, फिर उसके बाद रदरफोर्ड आए. उनने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, फिर उनका मॉडल एक्सेप्ट किया गया, पर उसमें भी एक ड्रॉबैक था कि उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा. फिर उसके बाद आपने जो एक दूसरे साइंटिस्ट है जिसका नाम बोर, वो आए और उन्होंने अपना सेम मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल को थोड़ा एक्सप्लेन किया. और उसमें कुछ कुछ जो उसका ड्रॉबैक था उसको एक्सप्लेन किया कि अ, ये जो ड्रॉबैक है वो गलत है. फिर उन्होंने अपनी थ्योरी दी. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अपना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी एनर्जी क्या होगी, जो अ, उसकी वेलोसिटी क्या होगी और उसकी रेडियस क्या होगी. फिर हम लोगों ने एक्साइटेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जाना होता है तो कितनी एनर्जी लगती है, और जब हायर से लोअर पे आना रहता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है. ये सब हम लोगों ने कल पढ़ चुका था. फिर उसके बाद हम लोगों ने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम भी पढ़ लिया था. कि वही पढ़ा था हमने यहाँ पे कि जो कहते हैं अपना एच न्यू एनर्जी का जो अपना फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन. जो अपना फोटोन रिलीज होएगा उसकी एनर्जी एच न्यू होगी, और एच न्यू की वैल्यू होगी ई ऑफ एन आई माइनस ई ऑफ एन एफ. मतलब इनिशियल उसका जो एन था और जो फाइनल वाला एन था, मतलब पहले जिस ऑर्बिट में घूम रहा था माइनस एनर्जी ऑफ जो फाइनल उसका ऑर्बिट हुआ. उसके बाद हम लोग का आज का नया टॉपिक है 12.6 डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन, सॉरी, डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन. तो हम लोग ने पढ़ा था कि कल बोर जो थे अपने साइंटिस्ट, उन्होंने तीन अपने पोस्टुलेट दिए थे. पहला कि जो अपना ये जो है ऑर्बिट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. दूसरा पोस्टुलेट था कि एल इज टू एन एच अपॉन टू पाई, कि जो अपना एन जो है इंटीजर है, ये फॉलो होता है फॉर एवरी ऑर्बिट. और ऑर्बिट का वैल्यू क्या होगा, एन इज टू 1 2 3 ऐसा करके. और जो अपना उसका थर्ड पोस्टुलेट था, ये अपने डी ब्रॉग लीजिए, थर्ड पोस्टुलेट था यही वाला जो अपन ने अभी अभी पढ़ा कि एच न्यू इज टू ई इनिशियल माइनस ई ऑफ फाइनल. तो ये अपने तीन पोस्टुलेट थे. तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे जो डी ब्रॉगली थे, वो दूसरे साइंटिस्ट है. उन्होंने जो बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था कौन था, एन एच अपॉन टू पाई वाला, उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे. So let's start this topic. Oh, so of all the postulates Bohr made in his, sorry, of all the postulates Bohr made in his model of the atom, perhaps the most puzzling in his second postulate is state that the angular momentum of electron orbiting around the nucleus is quantized. uh, एंगुलर मोमेंटम जिसको हमने एल से डिनोट किया था वो क्वांटाइज्ड है, मतलब एन एच अपॉन टू पाई. मतलब एन के मल्टीपल में होगा, मतलब क्वांटाइजेशन फॉलो करेगा. मतलब एन का वैल्यू या तो वन होएगा, या तो टू होएगा, या तो थ्री होएगा. तो ये बहुत ज्यादा हार्ड टू एक्सप्लेन था, तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं. वाई शुड द एंगुलर मोमेंटम हैव ओनली दोज वैल्यूज दो था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई. जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी उनका पोस्टुलेट था कि मतलब जो अपना एच अपॉन टू पाई है वो ऐसा वन या फिर टू या फिर थ्री के मल्टीप्लाई ही क्यों होगा. तो इसका एक्सप्लेनेशन जो थे अपने डी ब्रोगली, इन्होंने 1923 में दिया. कब, आफ्टर द 10 years ऑफ बोर मॉडल. मतलब बोर ने जब अपना मॉडल प्रपोज किया था उसके 10 साल बाद डी ब्रोगली ने एक्सप्लेनेशन दिया था इनके सेकंड पोस्टुलेट का. So we studied in chapter number 11 about the de Broglie's hypothesis that material particles such as electron also have a wave nature. C.J. Davidson and L.H. Germer later experimentally verified the wave nature of electrons in 1927. तो इनका ये कहना था कि जो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रोटेट कर रहे हैं, इनका भी वेव नेचर होता है. अब वेव नेचर कहते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग. लुइस डी ब्रोगली argued that the electron in its circular orbit are proposed by Bohr must be seen as particle wave. In the analogy to waves traveling on a string, particle waves too can lead to standing waves under resonant condition. From the chapter 14 of class 11 physics textbook, we know that when a string is plugged, a vast number of wavelengths are excited. However, only those wavelengths survive which have notes at its ends and from the standing wave in the string. It means that in a string, standing waves are found when the total distance traveled by a wave down the string and back is worked
one wavelength. Two wavelengths or any integral wavelength, number of wavelengths wave with each other wavelengths interfere with themselves upon reflection and their amplitude quickly drops to zero. For an electron moving in nth circular orbit of radius rn, the total distance is the circumference of the orbit 2 pi r. तो यहाँ पे जो अपना इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि उन्होंने ये पाया कि जो सर्कमफेरेंस है अपने जो ऑर्बिट का वो होएगा 2 पाई आर, जो आर जो अपना रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। तो इसको अपन ने इक्वल टू रखा एन लैम्डा के। एन लैम्डा के इक्वल टू क्यों रखा? क्योंकि इसमें से नंबर ऑफ वेवलेंथ निकल रही है और वही वेवलेंथ सर्वाइव करवा रही है जिसका वेवलेंथ जीरो नहीं है। मतलब निकल तो काफी सारी वेवलेंथ रही है पर सर्वाइव कुछ ही कर पा रही है, इसलिए एन लैम्डा। तो जहाँ पे एन है 1 2 3 ऐसे करके वेरी कर रहा है, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई r/n। तो इसको हम आगे पढ़ते कि इसका मतलब जो कंक्लूजन था वो क्या निकला। इन फिगर 12.8 illustrates a standing particle wave on a circular orbit for n is equal to 4। तो यहाँ पे अपन ने n की वैल्यू 4 डाल दी, तो यहाँ पे लैम्डा कितना हो जाएगा 2 पाई r/4, where lambda is the de Broglie wavelength of the electron moving in nth orbit। और n की वैल्यू कितनी हो गई 4। फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 we have lambda is equal to h by p, where p is the magnitude of electron's momentum if the speed of electron is much less than the speed of light, the momentum is mv। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सब वैल्यू अपने को रिप्लेस करनी है, वेयर लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी h by p इज इक्वल टू 2 पाई r/4। और अपनी h की वैल्यू क्या होती है? एच की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, पी की वैल्यू क्या होती है एमवी। इसको एमवी को भी यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r/, ये 4 मतलब एन ही ले लेते हैं क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है कौन से नंबर पे, इज इक्वल टू एच। एच की वैल्यू जैसे कि वैसे, और मोमेंटम होता है अपना एमवी। तो इसको थोड़ा इधर उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा mvr इज इक्वल टू h/2 पाई मल्टीप्लाई बाय एन। तो अपना एमवीआर क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। ये तो अपने को पता ही है, पहले अपन लोगों ने पढ़ चुका है, एमवीआर इज एंगुलर मोमेंटम, फिजिक्स में पढ़ चुका है। तो एमवीआर इज टू एल इज टू NH/2 पाई। तो यहाँ पे कुछ कुछ अजम्पशन लेने पड़े हमको कि जो अपना ये है 2 पाई r इज टू एन लेमडा वाला अजम्पशन, ये वाला अजम्पशन लिया तो हम लोग ने फिर उसमें वैल्यूज पुट करी तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया एल इज टू NH/2 पाई। तो दिस इज द क्वांटम कंडीशन प्रपोज बाय बोर फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा कब होगा? जब जो अपनी इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो लाइट ऑफ स्पीड से काफी काफी कम है, और वो एक्चुअली होती भी है। तो इन सेक्शन 12.5 वी सॉ दैट दिस इक्वेशन is the basis of explaining the discrete orbits and energy levels in the hydrogen atom. Thus, de Broglie hypothesis provided an explanation of Bohr's second postulate for quantization of angular momentum of the orbiting electron। तो ये बोर का एक्सप्लेनेशन था, और जो अपने सॉरी ये डी ब्रोगली का एक्सप्लेनेशन था, जो अपने बोर था उनका भी यही करना था कि जो अपना एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होगा। तो द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स एंड एनर्जी स्टेट्स आर ड्यू टू वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन अपने रोटेट करते हैं उनका वेव नेचर होता है, एंड ओनली रेजोनेंट स्टैंडिंग वेव्स कैन परसीव। मतलब सिर्फ वही वेव्स जो है अपनी वो रह पाएगी जिसका जो अपना ऐसे करके जब वेव निकलती है तो वही वेव सर्वाइव कर पाती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अपने यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे भी यही कहना है कि निकलती तो बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट है पर सिर्फ वही लाइट्स रह पाती है जिसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है। जैसे कि इस टाइप की कोई वेव होगी वो सर्वाइव कर पाएगी, या तो ऐसे टाइप की कोई वेव होगी वो सर्वाइव कर पाएगी। और कुछ होती है जो ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसी वेव्स जो होती है ये गायब हो जाएगी। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन था। Bohr's model involving classical trajectory picture correctly predicts the growth feature of the hydrogen atom, in particular the frequency of the radiation emitted or selectively absorbed। This model, however, have many limitations। तो इनका ये कहना है कि बोर मॉडल जो था ट्रेजेक्टरी पिक्चर को इन्वॉल्व कर रहा था, मतलब जैसे प्लैनेट लाइक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस। मतलब जो बोर का मॉडल था वो वही सन और मून प्लैनेट वाली बात कर रहा था जैसे अपन ने रदरफोर्ड में पढ़ा था। तो जो अपनी जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज है जो रेडिएशन इमिट कर रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है, दिस मॉडल हाउएवर हैज मेनी लिमिटेशंस। तो इसमें भी कुछ कुछ लिमिटेशन थे, मतलब अपन ने पढ़ा था कि रदरफोर्ड में भी कुछ लिमिटेशन थे वो अपना एनर्जी वाला, और अपने थॉमसन में तो बहुत सारे लिमिटेशन थे वो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे। तो जो अपना बोर का मॉडल था उसमें भी कुछ कुछ लिमिटेशन अपने को पता चले।
और लिमिटेशन क्या अपन पढ़ते हैं, बोर मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजेनिक एटम्स, इट कांट बी एक्सटेंडेड इवन टू mere टू इलेक्ट्रॉन्स एटम्स सच एज हीलियम। जो अपने बोर का मॉडल था वो ये था और ये था, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भर एप्लीकेबल था। जैसे कि अपने पास अर्थ है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास 4 है, तो इसमें क्या होंगे, दो प्रोटॉन होंगे और दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसका जो मॉडल था बोर का, वो दो प्रोटॉन वाले मॉडल के लिए एप्लीकेबल नहीं था। The analysis of atoms with more than one electron was attempted on the lines of Bohr's model of hydrogen atoms, but did not meet with any success. Difficulty lies in the fact that each electron interacts not only with the positively charged nucleus but also with the all other electrons. The formulation of Bohr model involves electrical force between positively charged nucleus and electron. It does not include the electrical forces between electrons which necessarily appear in the multi-electron system. जो बोर थे उन्होंने तो सीधे सीधे कैलकुलेट किया था कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा, उसको बैलेंस करने के लिए अपने ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। जो बाद में बात सामने आई कि अर्थ अपने पास मान लो दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे प्लस, और इस ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन होगा, पर इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन होगा उन्होंने उसको कैलकुलेट ही नहीं किया, उसको कंसिडर ही नहीं किया। इसलिए इनका मॉडल जो था वो दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन वाले सिस्टम के लिए फेल कर रहा था। और दूसरा इनका जो लिमिटेशन था वो था, व्हाइल द बोर्स मॉडल करेक्टली प्रिडिक्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इमिटेड बाय हाइड्रोजनिक एटम, जो हाइड्रोजन से जो जो फ्रीक्वेंसी की लाइट निकल रही थी वो तो उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था। द मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इन द spectrum is unable to explain the relative intensities. अब कहाँ पर थे? हाँ, while the Bose model correctly predicts the frequency of the light emitted by the hydrogenic atom, the model is unable to explain the relative intensity of the frequencies in the spectrum. The in emission spectrum of hydrogen, some of the visible frequencies have weak intensity, others strong one. मतलब इन्होंने जो हाइड्रोजन का एक्सप्लेन किया था, उन्होंने ये तो बता दिया था कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट करी है, पर इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि कुछ की इंटेंसिटी वो बहुत ज्यादा थी और कुछ की इंटेंसिटी बहुत कम थी, तो ऐसा क्यों हो रहा था, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। The experimental observation depicts that some transitions are more favored than others. Bohr's model is unable to account for the intensity variance, जैसे यहाँ पे लिखा है, वो बता नहीं पाए थे, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे कि ये वीक वाली क्यों वीक है और जो स्ट्रांग है वो क्यों स्ट्रांग है। तो बोर्स मॉडल प्रेजेंट एन एलिजेंट पिक्चर ऑफ एन एटम एंड कांट बी जनरलाइज टू कॉम्प्लेक्स एटम्स। तो जो बोर का मॉडल था वो एलिगेंट पिक्चर ऑफ एटम के लिए तो सही था, पर जो जनरलाइज नहीं कर पा रहे थे उसको, क्योंकि बहुत सारे अपने एटम है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए ये जो इनका मॉडल था वो सुटेबल नहीं था। फॉर कॉम्प्लेक्स एटम्स वी हैव टू यूज अ न्यू रेडिकल थ्योरी बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स व्हिच प्रोवाइड अ मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जो अपने कॉम्प्लेक्स जो एटम है उनके लिए हमको क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करना पड़ा, जिसके थ्रू हम लोग उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाए। आज हमारे चैप्टर अभी अभी हम लोगों ने फिनिश किया है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि तीन साइंटिस्ट थे, तीनों ने अपना अपना मॉडल दिया और तीनों के पास कुछ ना कुछ लिमिटेशन थे, तीनों के मॉडल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, पर इनको हम लोगों ने इसलिए पढ़ा इनका क्योंकि इन लोगों ने स्टार्ट किया था कि मतलब डिफाइन करने स्टार्ट किया था कि हाउ एटम कुड बी। तो इसलिए हम लोग इनका जो रिसर्च था उनको रिमार्केबल मानते हैं। जैसे कि आपने देखा कि रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर दिस डिस्कवरी। मतलब ठीक है इन लोगों ने रिसर्च में कुछ गलतियां की, पर इन लोग काफी सारी चीजें प्रूफ भी की। जैसे रदरफोर्ड इनने तो लगभग लगभग समझा ही दिया था, बस इनके इसमें एक पोस्टुलेट था। फिर उनके बाद बोर आए, बोर ने भी काफी चीजें एक्सप्लेन करी, पर ये कॉम्प्लेक्स एटम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम तक जो क्वांटम जो अपना था, जैसे यहाँ पे लिखा है, क्वांटम मैकेनिक्स जो था उतना ज्यादा रिसर्च में नहीं आया था, तो इसलिए कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी आती गई, तो हम लोग ने हर चीज एक्सप्लेन कर ली। तो इसलिए हम लोग ने इन तीनों साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है। आगे बढ़ता है, तो अब लोग हम आ जाते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज वाले पॉइंट पे। तो इस चैप्टर में हमारे पास 9 प्रॉब्लम, तो विल एक्सप्लेन वन बाय वन। आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे। 12.1। सो पहला क्वेश्चन कहता है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द क्लूज गिवन एट द एंड ऑफ द ईच स्टेटमेंट। ठीक है, ए वाला का कहना यह है, द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन्स मॉडल इज ब्लैंक, द एटॉमिक साइज इन रदरफोर्ड्स मॉडल मच ग्रेटर देन, नो डिफरेंट और मच लेस। मतलब इसको कंपेयर करना अपने को कि थॉमसन का जो अपना मॉडल था और जो रदरफोर्ड का मॉडल था,
उसमें जो साइज ऑफ द एटम था, मतलब एटॉमिक साइज जो था, किस में बड़ा था और किस में छोटा था। तो इसमें तो साइज के बारे में डिस्कशन में आया, तो दोनों का साइज जो था लगभग लगभग सेम था। इन दोनों ने कहा था कि जो अपना एटम होता है वो काफी छोटा होता है। इन लोगों ने लगभग लगभग उसकी साइज भी बता दी थी कि वो कितना छोटा होता है। जो अपने साइंटिस्ट थे थॉमसन और रदरफोर्ड, इन लोगों ने साइंस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों ने जो साइज ऑफ एटम था वो सेम ही ऑर्डर का कहा था। तो इन द ग्राउंड स्टेट of blank, electrons are in stable equilibrium, while in blanks electrons also always experience a net force। तो यहाँ पे ये कहना है कि इन द मतलब आपने बताने की किस मॉडल की कौन सी बात सही है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अपने जो थॉमसन का मॉडल था उसमें कुछ एक्साइटेशन वगैरह नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये थॉमसन के जो मॉडल था उसमें जो था अपना इलेक्ट्रॉन जो था वो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता था। वाइल इन रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। जो अपना रदरफोर्ड का मॉडल था, जैसे मैंने बताया था, एक इलेक्ट्रॉनों पे अट्रैक्शन भी हो रहा है और बाहर बाहर के साइड सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है। यही यहाँ पे बताना था कि किसमें नेट फोर्स जो था ये था। तो यहाँ पे रदरफोर्ड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा थॉमसन। तो अपने सी वाले एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं। A classic atom based on blanks is doomed to collapse। तो अपन लोगों ने ये वाली बात पहले ही पढ़ चुकी है कि कौन सा जो एटम था वो कोलेप्स कर जाएगा अपना सिंपली रदरफोर्ड का, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था कि जो अपना एस वो हमेशा एसिलेटिंग कैसे होगा। तो ये तो अपने को डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। एन एटम हैज अ नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बट हैज अ हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन डैश। तो अपने ने इनका वो पढ़ा हुआ है मॉडल कि थॉमसन का जो था एक स्फीयर था, बीच में पॉजिटिव चार्ज थे, यूनिफॉर्म। तो अपना जो पहला वाला आएगा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसमें था, थॉमसन में था। जो नॉन यूनिफॉर्म था क्योंकि अपने रदरफोर्ड ने कहा था कि बीच में बहुत सारा पॉजिटिव मास है, मतलब बीच में बहुत सारा पॉजिटिव का मास है और आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रोटेट करे जिसका मास बहुत ही कम है। तो नीचे वाला हो जाएगा रदरफोर्ड। फिर ई वाला, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possesses मोस्ट ऑफ द मास इन रदरफोर्ड मॉडल और बोथ द मॉडल। तो दोनों का कहना तो सेम ही था कि पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा मास करेगा, बस जो डिस्ट्रीब्यूशन था दोनों ने अलग अलग बताया था। क्योंकि एक ने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और एक ने कहा था कि एकदम सेंटर में न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे कंसंट्रेटेड फॉर्म। तो दोनों ने जो प्रोटॉन का मास है वो तो सेम ही बताया था। तो इसका ऑप्शन आया बोथ द मॉडल्स। सो 12.2, suppose you are given a chance to repeat the alpha particle scattering experiment using the thin sheet of solid hydrogen in place of gold foil। तो यहाँ पे बताया कि जो अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, जब अपन ने अल्फा पार्टिकल डाले थे गोल्ड फॉइल पे और कुछ पार्टिकल स्कैटर कर गए थे, कुछ पार्टिकल इससे निकल गए थे। तो यहाँ पे लिखा है कि उसकी जगह हम लोग जब हाइड्रोजन यूज करेंगे, हाइड्रोजन की फॉइल, तो यहाँ पे कुछ हिंट गिवन है कि हाइड्रोजन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिलो 14 K। तो हाइड्रोजन जो है अपना सॉलिड है 14 K पे। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, मतलब जब गोल्ड की रिप्लेसमेंट हम लोग हाइड्रोजन से करेंगे, सॉलिड हाइड्रोजन से, तो उसका क्या अपना रिजल्ट आएगा। तो ये बस मतलब कहना पूछना चाह रही कि होगा क्या। तो अब जो अपना गोल्ड था उसका अपना एटॉमिक नंबर था, गोल्ड का एटॉमिक नंबर था समथिंग, मुझे याद तो नहीं है। उसका मतलब हाइड्रोजन का जो अपना एटॉमिक नंबर था उससे काफी ज्यादा था। तो इसमें बहुत सारे प्रोटॉन थे गोल्ड में, और गोल्ड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी थे, जबकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन था और एक ही इलेक्ट्रॉन था। तो अपना कंक्लूजन क्या आएगा कि जब अपने गोल्ड में बहुत सारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे तो उसमें बहुत सारे एटॉम्स, जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट होंगे। हाइड्रोजन में कंपैरेटिवली कब जो अपने अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। अपने गोल्ड में बहुत सारे प्रोटॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे। तो यही है इसका आंसर 12.2 का। कंक्लूजन ये आएगा कि जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है वो उसमें डिफ्लेक्शन कम होगा इफ यू यूज हाइड्रोजन। सो 12.3, द डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स। मतलब जो अपना ई आई माइनस ई एफ है वो कितना है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको ध्यान देना है यूनिट को। What is the frequency of radiation emitted when the atom make a transition from the upper level to the लोअर लेवल। मतलब ये हो रहा है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड क्या होगी इफ जब ये
ऊपर वाले एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल पे आएगा। तो अपने को सिर्फ एक ही फॉर्मूला मालूम है इस क्वेश्चन के लिए, जो होता है अपना एच न्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी, इज इक्वल्स टू एन एच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻8। तो इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3.68, कैलकुलेट करने पर मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10⁻⁻90 जूल। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे एच न्यू से। तो एच की अपनी प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 और मल्टीप्लाई बाय न्यू, जो अपनी फ्रीक्वेंसी अपने को फाइंड करनी है। तो सिंपली इसकी वैल्यू आ जाएगी न्यू की, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 5.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरे पास डायरेक्ट आंसर है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया, बट देयर इज अ बिट ऑफ कैलकुलेशन ओवर देयर। सो 12.4, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अपनी क्या है, ग्राउंड लेवल की ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो अपनी ग्राउंड लेवल की एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या था, ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। एनर्जी होती है हमारे ग्राउंड स्टेट में m e⁴/8 n स्क्वायर एप्स नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये होती है एनर्जी माइनस ऑफ, ठीक है। और जो अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है अपनी e⁻², 8 पाई एप्स नॉट आर। और जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -(e⁻², 4 पाई एप्स नॉट आर। और जो अपनी टोटल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, उसकी होती है e²/8 पाई एप्स नॉट आर माइनस ऑफ। तो यहाँ से हमको पता चला कि टोटल एनर्जी जो होती है इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है इट्स 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो यहाँ से हमको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि अपने पास टोटल एनर्जी गिवन है 13.6, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 13.6। तो अपनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसका साइन अपोजिट, मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सीधे सीधे इसका डबल, -23, सॉरी सॉरी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल absorbs a photon which excites it to the level n is equals to 4। पहले जो अपना एटम था वो था ग्राउंड स्टेट, मतलब n is equals to 1, और फिर हो गया n is equals to 4। उसने कोई फोटोन वोटोन एब्जॉर्ब कर लिया, तो डिटरमाइन दी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। मतलब इन्हें एब्जॉर्ब कर लिया कोई फोटोन को, तो ये पूछ रहे हैं कि उसकी जो वेवलेंथ है, मतलब लैम्डा कितना होगा और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो सिंपली अपने पास एक फॉर्मूला है, उसका नाम है एच न्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी, एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो अपनी एन इज इक्वल्स टू 1 पे जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 1 स्क्वायर। और जो अपनी एन इज इक्वल्स टू 4 पे एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 4 स्क्वायर। ये अपनी दो एनर्जीज आ गई। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं इनकी वैल्यूज। E1 इज इक्वल्स टू -13.6, और E⁴ होगी -13.6/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो एच न्यू हो जाएगा अपना इन दोनों का डिफरेंस, तो वो हो जाएगा -13.6, क्योंकि अपना माइनस ऑफ 13.1। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.13.6 मल्टीप्लाई बाई 15/16, हो गया एच न्यू का वैल्यू। पर ये किस चीज में आया, अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। तो अपने को ये जो है वो चाहिए अपने को जूल में फॉर द फर्दर कैलकुलेशंस। तो हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो अपने पास वो आया था 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि अपने को वो जूल में चाहिए, और डिवाइडेड बाय था 16। तो इसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास 2.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 जूल। तो ये अपनी हो गई एनर्जी ऑफ फोटोन।
तो अपनी एनर्जी क्या होती है, एच सी अपॉन लेमडा। तो अपने को क्या फाइंड करना है, लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी एच सी अपॉन एनर्जी। तो यहाँ पे वैल्यू से आप पुट कर देंगे इस फॉर्मूले इजीली, क्योंकि एच जो अपना प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power of -34, और सी की वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 × 10 to the power of 8 डिवाइड बाय एनर्जी जो अपन ने अभी अभी फाइंड करी 2.04 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power of -18। तो यहाँ से अपनी एच की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग, 9.7 × 10 to the power of -8 मीटर। तो अपनी एच की वैल्यू आ गई, सॉरी एच नहीं, लैम्डा की वैल्यू आ गई, जो अपनी वेवलेंथ थी। अब अपने को तो डायरेक्ट आता है कि लैम्डा से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, तो अपने पास लैम्डा अपन ने अभी अभी कैलकुलेट किया है, जिसका वैल्यू है 9.7 मल्टीप्लाई 10 to the power of -8, और सी की वैल्यू क्या है, 3 × 10 to the power of 8। तो ये आ जाएगी अपनी फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू है 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power of 15 हर्ट्स अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो हमने ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया 12.5। लेट्स स्टार्ट विथ 12.6। यूजिंग द बोर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम इन दी n इज 1 2 and 3 लेवल। तो अपना ए पार्ट जो है वो रहा है कि जो अपना बोर मॉडल जो है उसमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट n इज 1, 2, 3। बी पार्ट बोल रहा है कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ द लेवल्स, ऑर्बिटल पीरियड ईच ऑफ द लेवल्स, मतलब n इज 1, 2 और 3 पे। तो ये थोड़ा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है कि जो अपना फॉर्मूला होता है किसका, वी का, वो अपन, मैं एक बार ऊपर स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ कि पर्टिकुलर एन पे उसका स्पीड कितना होता है। वो आता है इस फॉर्मूले से, कहाँ गया हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर वी इज, छोड़िए अभी फॉर्मूला हमको मिल नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4 पाई, बचेगा एच बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एन। ओके ओके ओके, ये रहा फॉर्मूला, सॉरी ढूंढने में हमारी प्रॉब्लम हुई थी। ये आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एच नॉट एम वी स्क्वायर। हम लोग ये फॉर्मूला को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो वी आर गिवन विथ फॉर्मूला आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एच नॉट एम वी स्क्वायर। तो अपने को वी निकालना है, तो अपन वी को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर जो अपने पास गिवन नहीं है, तो अपने पास एक फॉर्मूला है एल इज टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो अपना जो एच है वो, सॉरी एल है वो क्या है, एम वी आर, क्योंकि वो एंगुलर मोमेंटम है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2। तो अपन यहाँ से जो है अपना आर, इसका वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई वी। तो अपन ये जो आर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ये ऊपर फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करेंगे, आर का वैल्यू हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम वी इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी से एक वी कैंसिल हो गया, और थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रांसफर करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो बचा 2। तो यहाँ से सीधे सीधे अपने पास आ जाएगा ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, इधर पे आ जाएगा वी, फिर यहाँ पे आ जाएगा एच मल्टीप्लाई बाय एन। तो यहाँ से सीधे सीधे अपने पास स्पीड का फॉर्मूला आ चुका है। तो सीधे सीधे एन अपन लोग रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे 1, 2 और 3। तो अपनी स्पीड एट एन इज टू 1 आ जाएगी, ई स्क्वायर ई का अपने पास है 1.6 इंटू 10 to the power of -19 का स्क्वायर। ओके, तो 2 की वैल्यू 2, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है अपना 8.85, ये सब कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू डालना है, इंटू 10 to the power of -12। एच अपना प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 to the power of -34। तो यहाँ पर अपनी टोटल वैल्यू आएगी v की, व्हेन n इज टू 1 कितना आएगा 2.18 इंटू 10 to the power of, ये कब अपनी है, जब अपनी n की वैल्यू कितनी है 1। तो अब v2 क्या आएगा अपना, v2 आएगा, इसको सिंपली हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे n जो है, यहाँ पे 1 रखा था अपन ने, जब 2 रखेंगे तो ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और ये जब 3 रखेंगे तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो V2 हो जाएगा अपना 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power of 8 डिवाइड बाय 2। तो इसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास 1 पॉइंट, सॉरी ये 6 था, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये हो जाएगा 1.09
बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। सॉरी, ये 2 तो अपने अभी अभी कैलकुलेट कर लिया। फिर V3 की वैल्यू आ जाएगी ऐसे ही हमारे पास, V3 इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ डिवाइड बाय 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.27 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो अपना पहला वाला पार्ट तो हो गया जिसमें हमने को स्पीड कैलकुलेट करनी थी। कि दूसरा पार्ट क्या था, ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ द लेवल्स। अब ऑर्बिटल लेवल से क्या मतलब है, ऑर्बिटल लेवल मतलब, ऑर्बिटल पीरियड मतलब होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई आर। जो अपना इसको बोलते हैं ऑर्बिटल पीरियड, मतलब एक पीरियड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब एक जो अपना ऑर्बिट रहेगा उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं ऑर्बिटल पीरियड। तो अपने पास टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और वी का वैल्यू अपन ने अभी अभी कैलकुलेट कैलकुलेट किया है फॉर एन इज टू 1, एन इज टू 2 और एन इज टू 3 के लिए। तो अपने आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और आर की वैल्यू के लिए अपने पास फॉर्मूला डायरेक्ट गिवन था जिसका था वैल्यू आर इज टू एन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ नॉट बाय पाई एम ई स्क्वायर। ओके। तो अपने पास एन की वैल्यू क्या रहेगी, 1 2 3, ये वेरी करेगी, और एस तो अपना प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से सीधे सीधे वैल्यूज निकालेंगे हम लोग फॉर एन इज टू 1, टी इज टू 2 पाई आर अपॉन वी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाय आर। आर क्या था अपना, ये बड़ा सा फॉर्मूला एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप पूरी वैल्यूज डालेंगे तो इस जगह 2 स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर, क्योंकि एन स्क्वायर हो गया ना, मल्टीप्लाई बाय 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 का स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 डिवाइड बाय 1.09, ये मास लिख रहे हैं हम लोग, इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31। और ये अपना ई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1.6। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है पर कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। अपन लोगों ने सिर्फ दो फॉर्मूलेस को कंबाइन किया हुआ है, एक अपना आर का फॉर्मूला था और एक अपना था टाइम वाला, टी इज टू 2 पाई आर अपॉन वी बार। तो यहाँ से अपनी T1 की वैल्यू आ जाएगी 1.527 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16 सेकेंड। तो इतना टाइम लगेगा एन इज टू 1 के इलेक्ट्रॉन के को एक राउंड मारने के लिए, मतलब ये काफी छोटा टाइम है। तो वैसे हम लोग T2 और T3 कैलकुलेट करेंगे। तो T2 अपना आ जाएगा 2 पाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 डिवाइड बाय 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻31। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो यहाँ पे अपनी T2 की वैल्यू आ जाएगी 1.22 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 सेकेंड। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे T1 और T2 है, मतलब एन जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे टाइम भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि बाहर वाला ऑर्बिट बड़ा होगा तो उसको सिंपली रोटेट करने के लिए ज्यादा वो, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा। तो T3 का अपना हो जाएगा सिंपली मल्टीप्लाई बाय, सॉरी T1 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन स्क्वायर के फैक्टर से वेरी कर रहा है, तो हम लोग सीधे सीधे एन स्क्वायर को 3 स्क्वायर ले लेंगे, 9 टाइम्स ऑफ T1। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4.12 × 10⁻⁻15 सेकेंड। तो ये हमारे कुछ कुछ कैलकुलेशंस हैं, काफी ज्यादा मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये, बाकी कॉन्सेप्ट इजी था। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। एग्जाम पे वो इजी कैलकुलेशंस देगा जिसमें मतलब काफी सारी वैल्यूज कट आउट हो जाएगी, सो आप लोगों को घबराना नहीं है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 12.7। The radius of the innermost electron orbit of the hydrogen atom is 5.3 into 10⁻⁻11 मीटर। ये क्या है, n इज इक्वल टू 1 की रेडियस r1 ले लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ n2 एंड n3 ऑर्बिट्स। n ऑफ 2 और n ऑफ 3 के रेडियस क्या होगी। तो अपने को रेडियस का फॉर्मूला सिंपली पता है, क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वायर ऑफ h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई
स्क्वायर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एन की जैसे जैसे वैल्यू वेरी करेगी, वैसे वैसे अपनी रेडियस चेंज होगी। बाकी सब जो है अपना कांस्टेंट है। तो अपन ने जब एन की वैल्यू 1 रखा, तो अपने को ये वैल्यू पता चली। और जब अपन एन की वैल्यू जब इंक्रीज करेंगे, 2 और 3 करेंगे, तो यहाँ से हमको पता लगना चाहिए कि जो एन है, एन इज टू 1 पे इसका वैल्यू जो था ये था। तो एन इज टू 2 पे जैसे R2 वैल्यू होगी, तो 2 स्क्वायर ऑफ R1। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे एन का वैल्यू 2 डाल दिया। और R3 क्या होगा अपना? यहाँ पे लिख लेते हो, स्पेस थोड़ी कम है। R3 हो जाएगा 3 स्क्वायर ऑफ R1। तो अपन सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। अपने को इसमें ज्यादा कैलकुलेटिव जाना नहीं है। तो अपना R2 हो गया 4 × 5.3 इंटू 10⁻⁻11। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.12 × 10⁻10 और R3 आ जाएगा अपना 9 × 5.3 तो ये हो जाएगा अपना 4.77 × 10⁻10 मीटर। तो अपनी R1 R2 और R3 की डायरेक्ट अपने पास रेडियस आ गई, विदाउट फर्दर कैलकुलेशंस। ठीक है, अपन ने सिर्फ सीधे रेशियो वाला मेथड अपनाया। तो 12.8 नेक्स्ट क्वेश्चन। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड gaseous हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स विल बी इमिटेड? ये कह रहा है कि अपन ने 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो इलेक्ट्रॉन है, वो अपन ने बम्बार्ड किया हाइड्रोजन एटम का। तो जो बोल रहा है कौन सी वेवलेंथ जो है वो इमिट करेगी। तो अपने को ये पता है कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो, सॉरी, ईवी जो है अपनी एनर्जी होती है वो हाइड्रोजन एटम की एट द ग्राउंड स्टेट। ये अपने को पता है कि जब ग्राउंड स्टेट पे होता है तो उसकी एनर्जी -13.6 है। अपनी जो इसके ऊपर जो है अपने अपन ने कितनी एनर्जी का जो है वो हाइड्रोजन एटम बम्बार्ड किया। तो अपनी एनर्जी कितनी आ जाएगी? एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा -13.6 प्लस 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतनी एनर्जी थी पहले, और इतनी एनर्जी हम लोगों ने डाल दी एक्स्ट्रा। तो टोटल कितनी हो गई? -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी है अपने पास अभी। तो ऑर्बिटल एनर्जी इज रिलेटेड टू ऑर्बिटल लेवल। ओके, तो अपनी एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी -13.6 डिवाइड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपने को ये तो पता ही है। तो जब हम n = 3 रखेंगे, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? 3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगी अपनी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो ये 1.5 है, मेरी जो 1.1 है, ये सबसे क्लोजेस्ट है। तो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट जो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो n = 1 से n = 3 पर जम किया गया है ड्यूरिंग इट्स डी एक्साइटेशन। और फिर n = 3 से n = 1 पे जंप करेगा, क्योंकि अपने जो एनर्जी डिफरेंस है वो 1.1 है और वो 1.5 के पास में है। तो यहाँ से हम लोग को सीधा सीधा पता चलेगा ये जो है वो लाइमन सीरीज का है। लाइमन सीरीज। तो अपने पास लाइमन सीरीज के लिए एक फॉर्मूला होता है, 1/λ = R, मतलब रेड्यूस्ड कांस्टेंट 1/1² -1/n²। तो R की वैल्यू अपने पास कांस्टेंट होती है और अपना n = 3 है। तो 1/λ इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.097 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ अपॉन में 1/1 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी अपनी 102.55। यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने को नैनोमीटर। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद अपने पास लैम्डा की ये वैल्यू आएगी। और अगर से हम n = 2 और n = 1 लेते हैं, तो अपन की लैम्डा की वैल्यू फिर से हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ पे 3 की जगह 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। तो अपनी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 656.33 नैनोमीटर। तो ये जो रेडिएशन है ये बाल्मर सीरीज का है। तो अपन ने कंक्लूजन से ये पाया कि, और अर्थ हम यही फॉर्मूला लाइमन के लिए वापस से लगाएंगे, तो उसका लैम्डा आ जाएगा 121.54। तो अपन ने यहाँ पे बार बार अपन लोगों ने लैम्डा कैलकुलेट किया है। तो अपने को यहाँ पे लैम्डा की 3 वैल्यूज फाइंड हुई। जब वो 1 से 3 पे जंप कर रहा है फॉर लाइमन सीरीज, वो आता है 102.55।
और जब वो 1 से 2 पे जंप करता है फॉर लाइमन, वो आता है लैम्डा इज इक्वल टू 121.54। और जब वो 2 से 3 पे जंप करता है फॉर बारमर, वो आता है 656.33, 2 से 3 पर लैम्डा उसका। तो सीधे सीधे यहाँ पे 3 लैम्डा की लाइट्स इमिट हुई है, हमको डायरेक्टली पता चल रहा है। 2 लाइमर सीरीज का, एक बारहमा सीरीज का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 12.9, इन अकॉर्डेंस विद द बोर्स मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर दैट characterize the Earth's revolution around the sun in an orbit of radius with orbital speed। ऑर्बिटल स्पीड हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, अभी ऊपर के किसी क्वेश्चन में। मास ऑफ द अर्थ इज इतना। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं क्वांटम नंबर सीधे सीधे एन की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो अपने को फॉर्मूला पता है, mvr = nh/2 पाई। ओके, तो अपने को m पता है, h पता है, 2 पाई पता है, n अपने को निकालना है, r भी गिवन है। जो अपना v है उसका वैल्यू, अपना ऑर्बिटल स्पीड गिवन है 3 × 10⁴। तो सिंपली यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे तो अपनी n वैल्यू आ जाएगी mvr 2 पाई/h। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, n = 2 × पाई इंटू मास कितना है अपना 6.0 × 10⁻²4। वेलोसिटी कितनी है 3 × 10⁴। और रेडियस कितनी है 1.5 × 10⁻11। डिवाइड बाय एच, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 6.6 × 10⁻−34। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी लगभग लगभग 2.6 × 10⁻74। तो क्वांटम नंबर आया अपना। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था जिसमें अपने को n कैलकुलेट करना था। सो फाइनली हमारा ये जो चैप्टर नंबर 12 था एटम, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों ने थ्योरी प्लस क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए। सो दिस इज इट फॉर टुडे। तो हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। एवरीवन, थैंक यू।